उसे देख उसे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि जब वह ऊपर गई थी तो उसे एक गार्ड अंदर जाने के लिए सख्त मना कर उसे बाहर भेज दिया था। वही आरू जाकर सौम्या के साथ खड़ी होकर देखने लगती है। उसके दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सभी लंच पर बैठे हुए थे। वही शिवम मुंह लटकाते हुए बोलता है, यार आरू बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कितना सुना सा लग रहा है सब कुछ। वहीं पर चिप्स खाते हुए श्रुति बोलती है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब देखो तब लड़ती रहती थी। उसको इस तरह देख प्रीता उसके सिर पर मारते हुए बोलती है, कितना खाती है चिप्स, एक दिन तेरे पेट का ही ऑपरेशन कर किया जाएगा तो उसमें से सिर्फ चिप्स ही निकलेंगे। ये बात सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां पर गौरी और स्नेहा दोनों ही आ जाते हैं। वह भी बैठते हैं तो शिवम की आंखें चमक जाती है। वह गौरी के बैग को झटके से अपने पास खींच लेता है। यह इतनी जल्दी होता है कि वह समझ भी नहीं पाती। तभी शिवम उसके बैग को खोल उसके टिफिन को खोलता है और उसे स्मेल करते हुए बोलता है, वाह क्या महक है। वह आलू का पराठा था। वह एक लेकर उसका टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोलता है, क्यों चश्मिश, क्या ये तुमने बनाया है। ये सुन गौरी उसकी ऐसी बातें सुन थोड़ी सहम कर जल्दी से नामे से हिलाती है। तभी शिवम बोलता है, मुझे तुम्हारे घर का ये नाश्ता बहुत पसंद है तो आज के बाद मेरे लिए भी एक्स्ट्रा लाना। ओके, ये बोल एक पराठा चट कर जाता है और एक पराठे को उसे देते हुए बोलता है, ये लो मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं, पर अगर कल से 2 ही आया तो मैं पूरा खा जाऊंगा। ये बात शिवम ऐसे बॉसगिरी से बोलता है कि गौरी चुपचाप सिर हिला देती है। ये देख बरखा उसे डांटते हुए बोलती है, तुझे नहीं लगता जब से आरू नहीं है तू कुछ ज्यादा ही दबंगई दिखाने लगा है। ये सुन शिवम दांत दिखाते हुए बोला, अब वह नहीं है तो फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। ये सुन सभी नागवारी से सिर हिला देते हैं। वही तब तक प्रियांशु भी आ जाता है और उसे बैग लेकर देख उससे प्रीता पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम बैग लेकर क्यों घूम रहे हो। ये सुन प्रियांशु बोलता है, यार बहुत बोरिंग क्लास चल रही है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही श्रुति हाथ ऊपर करते बोलती है, मैं भी चल रही हूँ। उसकी यह बातें सुन प्रीता देखते हुए बोलती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम सभी साथ में जाएंगे और नहीं तो मैं जाकर घर पर सभी को बता दूंगी। उसकी यह बात सुन सभी का मुंह बन जाता है। वही प्रीता खुद से ही बोलती है, अगर मैं अकेली गई और वह सन की इंसान फिर से आ गया तो। ये बोलते हुए अपना नाश्ता किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने इस समय कई लोग थे और किसी मैटर में बात कर रहे थे, जिसमें से एक इंसान हर्षवर्धन को देखकर बोलता है, सर हमें जिस एरिया को अपने अंडर में लेना था उसे तो हमने ले चुके हैं, पर। ये सुनते ही हर्षवर्धन उसे देखता है तो वह बोलता है, पर ईस्ट की तरफ की जो जमीन है वहां पर हमारी फैक्ट्री लगाने नहीं दिया जा रहा है। हर्षवर्धन उखड़ते हुए बोलता है, कौन है और किसकी जमीन है जिसको इतना मुंह मांगे पैसे देने के बावजूद वह अपनी जमीन बेच नहीं रहा है। वह आदमी बोला, सर वह राजावत कारपोरेशन में कैशियर मैनेजर है और हमने उसे धमकाने की भी कोशिश की पर उसने सीधे कहा कि वह अपनी जमीन नहीं देगा और उसके पीछे राजावत खड़े हैं। राजावत उसके काम को रोड़ा बना है। ये समझ हर्षवर्धन तिलमिला सा जाता है और वह बोलता है, तुम सभी अपने काम पर लगो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तभी उसका डोर खटखटाया जाता है। सामने एक इंसान था जिसे देख हर्षवर्धन सभी को जाने के लिए बोलता है और जैसे ही अंदर आता है वह एक फाइल आगे करता है। फाइल लेते हुए हर्षवर्धन बोलता है, उम्मीद करता हूँ इस बार तुमने कुछ ढंग का काम किया होगा। ये बोल जैसे जैसे फाइल पढ़ता है वैसे वैसे उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह पढ़कर हंसते भी बोलता है, वाह हमें नहीं पता था कि राजावत इतने बड़े डरपोक है। ये बोल वह हंसने लगता है। तभी अचानक उसकी हंसी रुक जाती है और खुद से बोलता है, मुझे जरिया मिल चुका है तुम सभी को बर्बाद करने का। ये बोल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शाम हो जाती है। राजावत कॉर्पोरेशन से सभी की छुट्टी होती है। आरू और सौम्या दोनों ही बाहर निकलते हैं। वही आरू बोलती है, यार कितनी बोरिंग है, लोग कैसे करते होंगे सभी लोग काम। ये सुन सौम्या बोली, आलसी लोगों को हर काम बोरिंग लगता है, मुझे तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सुन आरू मुंह बना देती है। वह सभी बाहर जाते हैं तो वैभव अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। ये देख आरू बोलती है, जाओ तुम्हारी सवारी आ गई। ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वही बैठते हुए आदित्य का इंतजार करने लगती है। तभी आदित्य की गाड़ी वहां पर आती है और आरू डोर खोल उसमें बैठ जाती है। उसके बैठते ही आदित्य बोलता है, और कैसा गया तुम्हारा दिन। ये सुनते ही आरू बोलती है, एकदम बकवास, जैसा इस कंपनी का बॉस है वैसा ही यहाँ के सारे एम्प्लॉय और वैसा ही वहाँ का काम। अरे बॉस बॉस ना होकर जैसे कोई भूत हो। सभी ऐसे धीरे धीरे बोलकर काम कर रहे थे, जैसे थोड़ी तेज आवाज बोल दिया तो वह राक्षस आकर उन्हें खा जाएगा। और फिर सही ही तो सोच रहे थे, आखिर है भी तो मॉन्स्टर और डेविल। अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर घुरते तो ऐसे हैं जैसे कि किसी को कच्चा निगल जाएंगे। ये सुन आदित्य मन ही मन बोलता है, मैंने इससे पूछा था कि कैसा दिन गया, पर ये तो ना आगे देख रही है ना पीछे, बस बोलती जा रही है। तभी आदित्य बोलता है, अच्छा ठीक है वह छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें ये कंपनी कैसा लगा। ये सुन आरू बोलती है, अरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल यहाँ के बॉस की तरह ही है। साला मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आपको पता है कल जब मैं आई तो वह दोनों बॉडीगार्ड को जब मैंने ये बताया मैं यहाँ की मालकिन हूँ तो वह दोनों मुझे देख हंस रहे थे और मेरा मजाक बनाया। ये सुन आदित्य हंसते हुए बोलता है, हाँ तो वह नहीं जानते ना कि तुम उस कंपनी की मालकिन हो, उन्होंने तुम्हें देखा थोड़ी ना है। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए बोली, पर उनके बॉस तो जानते हैं ना कि मैं उनकी बीवी हूँ। ये बोल अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोलती है, आपको पता है मैं ना ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी। अरे उन तो मुच्छरों के सामने मुझे अजन भी बता दिया और बोल रहे हैं। ये कह वह अधिराज की नकल करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे केबिन में आने की। यह बोलते हुए अधिराज ने जो बातें कही थी उसकी नकल कर उसे बताने लगती है। वही आदित्य को हंसी आ रही थी। तभी आरू बोलती है, मैंने ना सच में उनका नाम सही रखा है, डेविल मॉन्स्टर राक्षस। तभी पीछे से एक आवाज आती है, और क्या नाम रखा है तुमने मेरा। आरू खुशी से कुछ बोलने वाली होती है, तभी अचानक चुप हो जाती है। वह आदित्य की तरफ रोनी सूरत करके देखते हुए बोलती है, तो आदित्य कंधे उचका देता है। ये देख आरू धीरे से अपना सर पीछे करती है तो लैपटॉप अपने पैर पर रखे अधिराज उसे बुरी तरह से घूर रहा था। ये देख आरू अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुन अधिराज उसे देख बोलता है, पर मुझे तुम्हारे मजाक से बिल्कुल हंसी नहीं आई। ये सुनकर आरू बड़बड़ाते हुए बोली, हंसी कहाँ से आएगी, चेहरे पर तो हमेशा गुस्सा लेकर घूमते हो। आरू अधिराज को घुरता है तो आरू चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रख वह सामने देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में रात के 8 बजे बजाने की वजह से सभी लोग डिनर कर रहे थे। वही रिया सभी को खाना परोस रही थी। अनिरुद्ध खाना खाते हुए रिया को ही एकटक देखे जा रहा था।
कल से आज तक रिया ने उससे एक बार भी बात नहीं की थी। हालांकि उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था, पर फिर भी अनिरुद्ध अपनी तरफ से हर एफर्ट डालता था। लेकिन रिया गुस्से में ही सही पर कुछ ना कुछ तो बोलती ही थी। पर आज ऐसा नहीं था। ना जाने क्यों उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था और वह उसने बात भी करने की कोशिश की पर उसने कोई बात नहीं किया। वही सुरभि वहां पर बैठी थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा लगता है और सुरभि को उल्टी जैसी महसूस होती है और वह दौड़कर वही नीचे बने बाथरूम में दौड़ती है। उसके ऐसा करते ही सभी परेशान हो जाते हैं। तभी श्वेता जी भी उसके पीछे जाती है और उसे ऐसी उल्टी करते देख उसके पीठ को सहलाकर उसे बाहर लाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या आपने कुछ उल्टा सीधा खाया था जो इस तरह से अपच हुआ? ये सोच सुरभि बोलती है, माना जाने क्यों मुझे कुछ दिन से कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और कोई भी चीज खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। श्वेता के चेहरे पर एक खुशी तो आती है पर वह अपनी खुशी को छुपाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, होता है, कभी कभी हो जाता है। अभी आप जाए आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ हल्का भिजवाती हूँ। उसके बाद फिर हम कल डॉक्टर से कंसर्न करेंगे। ये सुन सुरभि हाँ में सिर हिलाती है और उसे उसके कमरे में छोड़ देती है। श्वेता को कुछ तो शक था कि ऐसा हो सकता है, पर उसने ज्यादा खुशी मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर इतने साल की शादी में उसे कोई खुशखबरी की उम्मीद मिली थी जिसके वजह से सुरभि को भी बहुत ताने सहने पड़े थे। इसलिए वह इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती थी। वह शुक्रगुजार थी कि फिलहाल के लिए दीदी नहीं है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना देती। वही मिस्टर आहूजा बोलते हैं, क्या हुआ, अभी तक विश्वा क्यों नहीं आया? अनिरुद्ध बोला, पापा मेरी भाई से बात हुई है, उन्हें आने में देर होगी और वह खाना उधर ही खा कर आएंगे। ये सुन मिस्टर आहूजा बोलते हैं, ना जाने क्या करना चाहता है ये लड़का। ये सुन श्वेता बोलती है, अनिरुद्ध उससे छोटा है और उसकी शादी हो गई, पर अभी उसके शादी का कुछ समझ नहीं आता, बात करना चाहो तो सीधे मना कर देता है, समझ नहीं आता किस तरह की उसे लड़की पसंद आएगी और कब होगा शादी। ये सुन अनिरुद्ध हंसते हुए बोलता है, माँ कभी कभी हमें जो लगता है होता नहीं है। हो सकता है भाई अचानक से कोई दुल्हनिया उठा कर लेकर आ जाए और हम सभी को पता भी ना चले। ये सुन श्वेता बस मुस्कुरा देती है और बोलती है, अगर ऐसा भी होगा तो भी मैं उस लड़की को अपना लूंगी। अब भाई उस जैसे इंसान से कोई शादी कर ले मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। वही रिया कुछ सोच में गुम थी। थोड़ी देर बाद रिया सारा काम कर अपने कमरे में जाती है और नाइट सूट पहन वह बिस्तर पर बैठ अपना मोबाइल में कुछ देखने लगती है। तभी अनिरुद्ध भी कपड़े चेंज कर वहां आता है और उसे देख बोलता है, सुनो। पर रिया कोई जवाब नहीं देती। ये देख अनिरुद्ध उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, क्या हुआ है, कोई बात है? ये सुन रिया उसे इग्नोर करती है और अपने मोबाइल में ही देखती रहती है। तभी अनिरुद्ध उसका मोबाइल छीन लेता है। ये देख रिया गुस्से में बोलती है, अनिरुद्ध मेरा मोबाइल दो। पर अनिरुद्ध उसे घूरते हुए बोलता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सुन रिया अपना मोबाइल उसे छीनने के लिए उसके पास जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। ये सुनते ही अनिरुद्ध उसका मोबाइल ऊपर कर बोलता है, तो फिर तुम्हारा मोबाइल भी मुझे नहीं देना। ये सुन रिया लपकने लगती है, पर अनिरुद्ध से छोटा होने के कारण वह नहीं पकड़ पाती। थक हार कर वह गुस्से में बोलती है, ठीक है रख लो इसे भी, सभी को अपनी मनमानी करनी है। ये कह वह जाकर बिस्तर में खुद को कर लेती है। अनिरुद्ध तो उसे कुछ चिढ़ाने का सोच रहा था, उसे तो पता ही नहीं था कि रिया ऐसे नाराज हो जाएगी। ये देख वह उसके पास जाता है तो उसे रिया की सिसकने की आवाज आती है। ये देख वह परेशान हो जाता है। वह उसके कंबल को हटाने लगता है, पर रिया गुस्से में बोलती है, मुझे परेशान मत करो। उसके गुस्से भरी आवाज सुन अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता और वह भी जाकर उसके बगल में लेट जाता है। लगभग 5 मिनट 10 मिनट के बाद वह रिया के कंबल को हटाता है तो रिया सो चुकी थी, पर उसके आंखों पर आंसू थे। ये देख उसके आंसू पोंछ अनिरुद्ध उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए फिक्र, मेरे लिए केयर मुझे दिखने लगी है, पर तुम बार बार ऐसे रूठ जाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोल गहरी सांस लेता है और रिया को अपने सीने से लगा लेता है। वही रिया उसके सीने से लगते ही वह उसे कसकर पकड़ लेती है और खुद से ही कहती है, जितने भी मेरे करीब आए सबको मुझसे छीन लिया गया। न जाने क्यों अब तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ देखती हूँ तो अब बहुत घबराहट सी महसूस होती है। ऐसा लगता है सब कुछ छूट रहा है। रिया को अनिरुद्ध और ऋति की करीबी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अनिरुद्ध की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस पर सभी लोग डिनर कर चुके थे। वही आरू अपने कमरे में जाकर अपनी 1-2 बुक लेकर वह धीरे से निकलने को होती है, तभी उसे डोर पर ही अधिराज दिख जाता है। ये देख वह बगल से निकलने को होती है पर अधिराज अपना एक हाथ रख देता है। ये देख आरू थोड़ी तेज में बोलती है, आप हटिए, मुझे पढ़ाई करनी है। ये कह वह दूसरे तरफ से जाने लगती है तो अधिराज झटके से दरवाजा ही बंद कर देता है और उसकी तरफ कदम बढ़ने लगता है। ये देख आरू हकलाते हुए बोलती है, वह मुझे जाना है। तभी अधिराज रुककर अपने हाथ बांधते हुए बोलता है, आप कितनी पढ़ाकू है हमें अच्छे से पता है, मिसेज राजावत। ये सुनते ही आरू उसे देखने लगती है। तभी अधिराज उसके पास आता है और उसके हाथ से कॉपी लेकर उसे साइड टेबल पर रख देता है। ये देख आरू कुछ कहती उससे पहले ही अधिराज उसे खींचकर अपने गले लगा लेता है। उसके गले लगाते ही आरू उसे खुद से दूर करने लगती है, पर कर नहीं पाती। कुछ देर बाद वह भी आंखें बंद कर लेती है। अधिराज उसे अपने सीने में कसकर भींचा हुआ था, जैसे उसे पूरी तरह से समा लेना चाहता था। इस 3 दिनों में वह काफी ज्यादा आरू को मिस किया था और अधिराज की करीबी को महसूस करते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह अपना सर और उसके सीने में धंसा देती है। लगभग 5 मिनट बाद दोनों वैसे ही एक दूसरे के बाहों में खड़े थे। तभी आरू अपना सिर ऊपर करती है तो अधिराज की आंखें बंद थी। ये देख वह धीरे से बोलती है, डेविल। ये सुन अधिराज उसे देखता है तो आरू बोलती है, मुझे खड़े होते होते दर्द हो रहा है। ये सुन अधिराज आरू को अपने गोदी उठा लेता है। आरू अपने हाथ उसके कंधे पर रख देती है तो अधिराज उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है। आरू अधिराज को ही देखती रहती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अधिराज उसके करीब आता है, उसके आंसुओं को अपने होठों से चूमते हुए बोलता है, आई मिस यू। आरू अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, आपको सिर्फ मैंने मिस किया, आपने नहीं। ये बोल अपना चेहरा रोने जैसा बना लेती है, पर अधिराज उसके गाल पर एक हाथ रख उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, पर मुझे लगता है कि मैंने तुमसे भी ज्यादा तुम्हें मिस किया। ये सुन आरू उसे घूरते हुए बोली, नहीं मैंने आपको मिस किया।
क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे कॉल और मैसेज की है पर आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। ये सुन अधिराज आरू के होठों पर उंगली रख उसे चुप करवाते हुए बोलता है, शुश शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। ये बोल उसके माथे को चूम धीरे धीरे उसके गालों को चूमने लगता है। इस एहसास को पाते ही आरू आंखें बंद कर लेती है। आरू की आंखें बंद करते ही अधिराज उसके चेहरे को चूमते हुए उसके गर्दन को चूमने लगता है। धीरे धीरे वह आरू के प्यार में खोने लगता है। फिर अधिराज रुक आरू देखने लगता है तो आरू आंखें खोलती है तो अधिराज को अपने बेहद करीब पाती है तो उसके होंठ कांपने लगते हैं पर कुछ देर में ही अधिराज उसके होठों को किस करने लगता है। एपिसोड 155। रात को जंगली बिल्ली बन रही थी रावी का होश में आना। अब आगे। अगली सुबह अधिराज के कमरे में आरू इस समय बेफिक्र होकर सोई थी पर वह करवटें बदल रही थी, कभी इधर सोती तो कभी उधर। वह नींद में ही झुलझुला रही थी। तभी वह चिढ़कर बोलती है, अबे यार सोने दो, परेशान क्यों करके रखा है। ये कह अपने कमर पर फील हो रहे हाथों को झटक देती है। वही अधिराज जो सर पर अपने हाथ को रख आरू को देख रहा था, उसकी कमर को सहलाया जा रहा था पर आरू बार बार उसे खुद से दूर कर दे रही थी। ये थी वह खींच जाता है और आरू को झटके से खुद के पास करता है तो आरू खुली आंखों से सामने देखने की कोशिश करती है और वह कुछ बोलती उससे पहले ही अधिराज अपने होठ को उसके होठों पर रख चुका था और वह उसे किस करने लगता है। किस इतनी पैशनेट थी कि नींद में आरू की सांसें गहरी हो चली थी। आरू की धीरे धीरे आंखें खुल जाती है क्योंकि अधिराज के पैशनेट किस से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वह अपनी आंखें खोल देती है। जब उसे समझ आता है तो अधिराज उससे दूर होता है। आरू को हद से ज्यादा उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। आरू सांसों को कंट्रोल कर बोलती है, ऐसे किस कौन करता है। ये सुन अधिराज उसे देखता है और फिर उसे खींचकर खुद के ऊपर कर लेता है। अधिराज के ऐसा करने से आरू को फील होता है कि अधिराज इस समय शर्टलेस था और साथ में वह खुद भी सिर्फ इनर पहने हुए थी। ये देख वह शर्मा सी जाती है और अपना चेहरा उसके सीने पर रख देती है। उसकी खुले बालों से उसका चेहरा ढक सा जाता है। तभी अधिराज उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ, शर्मा रही है। ये कह मुस्कुराते हुए उसके बालों को पीछे कर उसका चेहरा ऊपर करता है और बोलता है, रात को तो पूरी जंगली बिल्ली बनी फिर रही थी। रात की बात का जिक्र होते ही आरू को अपने और अधिराज की पिछली रात याद आती है कि अधिराज ने जब उसके होठों पर किस किया तो कैसे आरू बेकाबू हो गई थी। तभी अधिराज उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, अब उठने का भी इरादा है या ऐसे ही रहना है। आरू उसके सीने से ही लगे बोलती है, नहीं मुझे कुछ देर ऐसे ही रहना है। ये सुन अधिराज बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वह क्या है ना, तुम्हारे इस तरह रहने से मैं काफी ज्यादा सेड्यूस हो रहा हूँ तो क्यों ना कल का अधूरा काम आज पूरा किया जाए। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अधिराज के सीने पर मारने लगती है तो अधिराज हंसने लगता है क्योंकि आरू का मुंह शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो चला था। आरू उसके सीने से लगे आंखें बंद कर लेती है। जब अधिराज नॉर्मल होता है तो आरू पूछती है, डेविल। अधिराज उसके बालों को सहलाते हुए आरू उसे देख बोली, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। ये सुन अधिराज एक चुप हो जाता है तो आरू अपनी आंखें खोल उसे देखती है। आरू मायूस चेहरा देख अधिराज झुककर उसके माथे को चुम बोलता है, वाइफ हो मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसे मैं छोड़कर चला जाऊं। ये सुन आरू चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अधिराज के गाल पर किस करते हुए बोलते हैं, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। अधिराज कुछ नहीं कहता और आरू को सीने से लगाए किसी गहरी बात को सोचने लगता है और खुद से कहता है, अगर जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं हुआ तो क्या आरू समझ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड में रावी मशीनों से घिरी हुई थी। उसके बगल में नर्स खड़ी होकर उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। अभी जब से रावी आई थी तब से वह किसी भी तरह रिस्पांस नहीं कर रही थी। उस दिन उसने आंखें खोली थी और अधिराज का चेहरा देखा था। उसके बाद से अभी तक रावी का कोई रिएक्शन नहीं था पर नर्स जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाने जाती है वैसे ही रावी के हाथों को हिलते देखती है। ये देख वह तुरंत एक्टिव हो जाती है और तुरंत वहां से भागकर डॉक्टर को बुलाने जाती है। केबिन में बैठा एल्विस जब ये सुनता है तो वह डॉक्टरों की टीम के साथ वहां पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। रावी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है पर अचानक वह अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है और वह उठने की कोशिश करती है पर उसके सामने कुछ अतीत की ऐसी यादें आती है कि वह पैनिक करने लगती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है, दूर हटो मुझसे, मुझसे दूर हटो, मैंने कहा ना छूना मत मुझे, मुझसे दूर हटो। उसकी इतनी तेज आवाज सुन वही डोर से गुजर रहा एक इंसान अपने कदम रोक लेता है। वह खुली दरवाजे से देखता है तो एक लड़की बिस्तर पर जो कि हॉस्पिटल गाउन पहनी हुई थी अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दी थी और अपने हाथ पैर इधर उधर मार रही थी। वह जाने को होता है तभी वह लड़की को फिर से पैनिक करते देख उसके कदम रुक जाते हैं। उस इंसान की आंखों में कोई भाव नहीं थे पर फिर से उस लड़की को ऐसे देख ना जाने क्यों उस इंसान के पैर उस तरफ मुड़ जाते हैं। वह कमरे में जाता है तो वह लड़की आवाज देने लगती है, राज राज प्लीज हेल्प मी। पर वह लड़का उसे बस देखता रहता है। तभी वह 2 कदम आगे बढ़ता है। तभी वहां पर डॉक्टर की टीम आ जाती है और रावी को ऐसे पैनिक करते देख वह तुरंत मशीनों को चेक करते हुए उसे पकड़ उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगते हैं पर रावी अपने काबू में नहीं थी। तभी उस इंसान को न जाने क्या होता है, वह उसके पास जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथों और छुअन में न जाने ऐसा क्या था, रावी उठकर उस इंसान के सीने से लग जाती है और सीने से लगी बोलती है, राज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, राज नहीं मुझे बचा लो राज। ये सब वह बोलती रहती है। वही डॉक्टर रावी और उस इंसान को ही देखते रहते हैं। उस इंसान के चेहरे पर मास्क था पर उसकी वह गहरी आंखें न जाने क्यों डॉक्टर को भी एक कपकपी दे जाती है। तभी वह मास्क वाला इंसान घूरकर बोलता है, इंजेक्ट करो इसे। ये सुनते ही डॉक्टर अपने होश में आते हैं और तुरंत रावी के हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं। लगभग 10 सेकंड्स में ही रावी बेहोशी की हालत की चली जाती है और वह उस इंसान की ही बाहों में झुलसी जाती है। ये देख डॉक्टर उसके पास से उसे हटाने लगते हैं तो वह उसके शर्ट को पकड़ी रहती है। तभी उसे खींचकर डॉक्टर उसे लेटा देते हैं। वही वह इंसान उठ अपने कदम पीछे लेकर चला जाता है। तभी अचानक डोर पर रुकता है और सामने उस बेड पर लड़की को देखता है जो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वही डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे। तभी उस इंसान को कोई आवाज लगाता है, अथर। तभी वह लड़का पीछे देखता है तो सामने उसी की उम्र का खड़ा लड़का बोलता है, अब चल भी मेरा चेकअप हो गया। तभी एल्विस रावी को चेक कर एक मुस्कुराहट के साथ पीछे घूमता है तो देखा है वहां कोई नहीं था। ये कह वह खुद से कहता है, यह अधिराज कहाँ चला गया।
ये बोल बाहर जाता है तो सामने उस इंसान को जाते देख बोलता है राज, पर वह इंसान उसकी आवाज नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। ये देख एल्विस खुद से बोलता है अजीब है, इसके पहले तो पागलों की तरह इसे होश में देखना चाहता था, अब इसे छोड़कर चला गया। ये बोल वह अधिराज को कॉल करता है पर कॉल बिजी बताता है। वह खुद से कहता है पर मुझे ये तो रिपोर्ट करनी ही होगी, यह बोलता है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह किसी का फोन ट्राई करता है। वही राजावत कारपोरेशन में उधर राधिका जो ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठी हुई थी आज इन्वेस्ट के साथ बिजनेस पार्टनर, यहाँ तक कि धीरेन्द्र जी भी बैठे हुए थे। कुछ प्रोग्रेस को लेकर आज एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें राधिका का मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। ये देख वहीं पर बैठा अमित जब उसे मोबाइल में नाम देखता है तो वह राधिका को देखता है। वही मीटिंग के बीच में सभी लोगों की ध्यान उस मोबाइल पर जाती है। तभी राधिका जब उस मोबाइल पर एक नाम देखती है तो वह उठकर बोलती है एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग मीटिंग कंटिन्यू करो। ये बोल उठकर वहां से चली जाती है। सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। राधिका और मीटिंग छोड़कर जाए यह इम्पॉसिबल था, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था। ये बात सिर्फ उनके ही नहीं वहां बैठे अधिराज के भी मन में चल रहा था। वही राधिका वही मीटिंग हॉल से होते हुए गैलरी में जाती है और फोन जो कट चुका था वह उस नंबर पर कॉल करती है तो उधर से एल्विस फोन उठाता है। तभी राधिका बोलती है क्या बात है, कोई अर्जेंट काम जो तुमने कॉल किया। ये सुन एल्विस बोलता है आंटी आपने कहा था कि रावी की जैसी भी कंडीशन होगी मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूं। ये सुन राधिका के कान खड़े हो जाते हैं और वह बोलती है क्या खबर है। ये सुनते ही उधर से एल्विस बोलता है आंटी रावी को होश आया है और सबसे बड़ी बात कि अब उसे कुछ ही देर में हो सकता है क्योंकि अब उसके अंदर कुछ ही देर की बेहोशी है जिसे हम सभी ने किया है क्योंकि वह उठकर पैनिक करने लगी थी। अब वह खतरे से खाली है। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते हैं। तभी एल्विस बोलता है उसकी कंडीशन ठीक है, यही बताने के लिए मैंने अधिराज को बुलाया, पर उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और वह चुपचाप वहां से निकल गया। ये सुनते ही राधिका के हाथ से मोबाइल छुट्टे छुट्टे बचता है। तभी उधर से एल्विस बोलता है हमें समझ नहीं आ रहा उसी की वजह से रावी को कंट्रोल भी हुआ था, नहीं उसने कुछ रिपोर्ट सुनी नहीं कुछ और वह वहां से चला गया। ये सुनते ही राधिका की आंखों में कुछ होकर गुजर जाता है। उसके कदम डगमगा जाते हैं पर खुद को कंट्रोल कर वही एक नजर खिड़की से झांकती है जहां अधिराज बैठा कोई फाइल देख रहा था। ये देख राधिका खुद को संभालते हुए बोलती है आर यू श्योर कि वह अधिराज था। ये सुनते ही एल्विस बोलता है आंटी इसमें श्योर होने की क्या बात है, हाँ ना जाने क्यों उसने मास्क लगाया था, हो सकता है कि उसे कोई पहचान ना पाए, पर मैं उसके साथ इतने साल रहा हूं तो उसकी आंखें और आवाज थोड़ी ना भूल सकता हूं। ये सुन राधिका खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोल कॉल कट करती है और उसके कदम जो अब तक खुद को संभाल रहे थे वह लड़खड़ा जाती है और वही रखे चेयर पर धम्म से बैठ जाती है और खुद से कहती है क्या ये पॉसिबल। वही मीटिंग खत्म हो जाती है। राधिका अमित को चलने का बोल सीधे वहां से निकल जाती है। वही अमित जी उनके पीछे चले जाते हैं। तभी उनकी नजर वहां से निकलते हुए आरू पर पड़ती है। आरू जो चेयर पर बैठ वहां पर कलीग को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी और सभी उसे एक टक निहार उसकी बातें सुन रहे थे जैसे कि आरू कोई दादी अम्मा हो। वही सारे कलीग में मेल तो आरू की खूबसूरती की वजह से उसकी देख रहे थे, साथ मैनुस की बातें जो उससे भी ज्यादा प्यारी थी। वही यह सब देख मोनिका हाथ बांधते हुए खुद से बोलता है जहां जाती है अपने हरकतों से बाज नहीं आती है। वही अमित जी आरू के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। वही आरू सभी को देखती है और बोली आपको पता है मैं ना एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनने वाली हूँ और इससे भी बड़ी मेरी एक कंपनी होगी जिसकी मैं बॉस होंगी। मैं जब चलूंगी तुम मेरे आगे पीछे न जाने कितने बॉडीगार्ड होंगे और यहाँ के बॉस की तरह खड़ूस नहीं, मैं तो अपने सारे कलीग को एक एंजॉयमेंट दूंगी ताकि वह सभी अच्छे से एंजॉय करके काम कर सके, ना कि किसी खड़ूस के दबाव की तरह। वही पीछे खड़े अमित को देख सभी के सभी चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। अमित यहाँ का राधिका जी का असिस्टेंट और सभी का लीडर रह चुका था तो सभी उसे बहुत अच्छे से जानते थे और अमित का एक दबदबा भी था वहां पर। वही आरू अपनी बात पर किसी को हंसते मुस्कुराते ना देख वह उन सभी को देख बोलती है क्या हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आती है ओ हमें नहीं पता था कि हमारी कंपनी में इतनी ज्यादा खड़ूसियत फैल चुकी है, कंपनी वालों ने एक ड्रामा क्वीन को बुलाया है। यह आवाज सुनकर आरू पीछे घूमती है और सभी लोग आरू की क्लास लगने की ये तैयारी में थे कि अब तो उसे डांट पड़ कर रहेगी, पर अगले ही पल आरू जाकर अमित जी के गले लग जाती है और जोर से बोलती है पापा। आरू के ऐसे गले लगने से अमित जी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वही आरू के मुंह से पापा सुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आरू बोलती है आप यहाँ पर। ये सुन अमित जी बोलते हैं हम नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता, हमारी बेटी तो यहाँ पर सारे नियम कानूनी बदलने लगी है। ये देख अमित आरू के सर को सहलाते हुए बोलते हैं हंसना मुस्कुराना अच्छी बात है पर काम पर फोकस रहना उतना ही जरूरी, इसलिए आप ही जाकर अपने काम पर फोकस करें। ये बोल वहां से चले जाते हैं। वही बस फिर क्या था, उनके जाने के बाद ही सब आरू की बातों में लग जाते हैं। एपिसोड 156 आरू का अधिराज से आइसक्रीम की जिद स्वर विराट किस। अब आगे ऑफिस ओवर खत्म होने के बाद सभी बाहर खड़े थे, कुछ ऑटो का इंतजार तो कुछ अपनी गाड़ी का। तभी वहां ऑफिस ओवर खत्म होने से अधिराज वैभव के साथ निकलता है और उसी के पीछे आदित्य भी आ रहा था। अधिराज को देख सभी एक साइड में है जाते हैं। वही आरू तो अपने चेहरे इधर उधर कर घुमाकर सब देख रही थी, शायद वह भी सोच रही थी कि वह कैसे जाए। तभी सौम्या आरू के कान में बोलती है मैडम हट जाए, कंपनी के बॉस आ रहे हैं। ये सुनते ही आरू पीछे देखती है तो अधिराज अपने फोन को देखते हुए आ रहा था। तभी उसकी नजर मोनिका पर पड़ती है जो अपनी गंदी नजरों से अधिराज को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। ये देख उसे गुस्सा तो बहुत आता है। तभी उसके दिमाग में कुछ खुरपाती आइडिया चलते हैं। वह थोड़ी आगे बढ़ती है और अचानक जोर से चीखने की आवाज आती है। उसकी चीख की आवाज सुन अधिराज भी सामने देखता है। वही वैभव दौड़ आरू के पास आता है। तभी आरू अपने पैर को सहलाते हुए बोली मेरी चोट में मोच आ गया, कितना दर्द हो रहा है। वही तिरछी नजरों से अधिराज को देखती है जिसके कदम रुक से गए थे, पर अचानक वह आगे बढ़ जाता है। ये देख आरू अधिराज को घूरने लगती है। वही वैभव उसे उठाता है और बोलता है ध्यान रखा करो अपना। ये सुन आरू हाँ में सिर हिला बोलती है मेरे पैर ठीक है। ये बोल वह आदित्य को देखती है और आगे निकल जाती है। वही सौम्या नागवारी से सिर हिलाते हुए बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। वही मोनिका अचानक जो अधिराज के आने से वह थोड़ी आगे तक आ गई थी।
वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर राजावत, आप मुझे जानते होंगे। मैं वह इतना ही कहती है तभी अधिराज बोलता है, सामने से हटो। ये सुनते ही और उसकी इतनी भारी आवाज सुन मोनिका तुरंत सामने से हट जाती है और वह कुछ कह भी नहीं पाती। अधिराज चला जाता है। मोनिका खुद से ही कहती है, ये तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, जाल में क्या ही फंसेगा, पर मैं ऐसे हर नहीं मार सकती। यह बोलते हुए वह अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। वही आरू उस ब्लैक गाड़ी के पास जाती है जिसमें कि अधिराज उसका इंतजार कर रहा था। आरू गुस्से में दरवाजा खोलती है और जाकर बैठ जाती है। अधिराज जो खुद ड्राइविंग पर बैठा था वह गाड़ी बंद कर देता है। आरू को इस तरह देख अधिराज पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी नौटंकी फेल हो गई तो तुम नाराज हो? ये सुन आरू हाथ बांधते हुए बोली, देवल आपको मेरी केयर करनी चाहिए थी, देखा ना मेरे सारे प्लान पर आपने पानी फेर दिया। ये सुन अधिराज उसे एक पल देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है, जब तुम जानती थी यह प्लान फेल हो सकता है तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वह बोलती है, वह इसलिए क्योंकि वह एक नंबर की डायन है ना, वह आपको अपने नजरों से ऐसे देख रही थी जैसे न जाने अपने नजरों से ही क्या ही कर दे। ये सुन अधिराज को बहुत हंसी आ रही थी, पर वह सीरियस टोन में बोलता है, वैसे कौन लड़की, वही जो ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी थी। ये सुनते ही आरू गुस्से में आग को बबूला हो जाती है और अचानक वो अधिराज की आंखों पर हाथ रख देती है। यह अचानक से होता है कि अधिराज तुरंत ब्रेक मारता है और चिढ़ते हुए बोलता है, आरू ये क्या बचपना है, ऐसे आंख पर हाथ रखा जाता है, अभी एक्सीडेंट हो जाता। तभी आरू अधिराज को देख बोली, पहले आप मुझे ये बताएं मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं और किस कलर के। ये सुन अधिराज चुप हो जाता है और बोलता है कि क्या बचपना है। ये सुन आरू बोलती है, नहीं अभी तो आपको उस डायन की चुड़ैल की मेकअप की दुकान की ड्रेस को तो आपने नोटिस कर लिया, जरा अब मेरे भी ड्रेस का बताए। ये सुन अधिराज खुद से ही बोलता है, क्या करूं, तभी उसे कुछ याद आता है और बोलता है, वैसे तुमने इस समय शर्ट और जीन्स पहना है। ये कह वह झटके से उसका हाथ हटा घुरते हुए बोलता है, और अब मेरे सामने ये बचपना बिल्कुल मत करना। हालांकि आरू खुश थी पर थोड़ी नाखुश भी थी कि चलो उसे पता तो है। कुछ देर तक कार में खामोशी रहती है। तभी आरू अचानक गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, प्लीज 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 डेविल। अधिराज गाड़ी रोकता है तो आरू उधर इशारा करते हुए बोलती है, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुन अधिराज बोलता है, अभी ठंडी गया नहीं है जो आपको आइसक्रीम खानी है, और तुम बहुत सेंसिटिव हो, मुझे पता चला। ये सुन आरू जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे खानी है। सभी अधिराज बोलता है, यहाँ रोड पर का नहीं अनहाइजीनिक होता है, चलो चुपचाप। आरू मुंह बनाकर बैठ जाती है और अधिराज गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। बीच में अधिराज ने बात करने की कोशिश की थी पर आरू ने कोई बात नहीं की। अधिराज अपने फोन पर कुछ मैसेज करता है, उसके बाद गाड़ी लेकर विला की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वरा दीक्षित परिवार में रहते कुछ दिन हो गए थे। इस बीच उसने यह नहीं बताया था कि उसका एक बेटा भी है, क्योंकि एक तरह से यह बातें छुपी हुई थी, उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम ने रूहान को काफी अच्छे से संभाला था। वह काफी जिद कर रहा था पर फिर भी उसने उसे किसी तरह तो संभाल ही लिया था, पर फिर भी वह उससे बात करने की जिद करता है। वही स्वरा ने आज सभी से मौका निकाल धीरे से छत पर जाती है और वह प्रीतम को कॉल करती है। प्रीतम स्वरा का कॉल देखता है तो वह उसे उठाता है और बोलता है, क्या बात है स्वरा, तुम्हें मैंने कितने मैसेज किया, तुम अब कॉल कर रही हो, और यह क्या बात होती है कि मैं जब कॉल करूं तभी उठाना। तुम वहाँ कैसी हो, ठीक तो हो ना, कहीं उन सब ने कुछ किया तो नहीं, और वह विराट उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश तो नहीं की। एक साथ प्रीतम ने न जाने कितने सवाल किए थे। स्वरा को काफी अच्छा लगता है कि उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो उसकी इतनी चिंता करते हैं। स्वरा एक गहरी सांस लेकर प्रीतम को शांत करते हुए बोलती है, शांत हो जाओ प्रीतम, सांस ले लो, पहले मुझे भी बोलने दो। ये सुन प्रीतम चुप हो जाता है। तभी स्वरा बोलती है, मैं ठीक हूँ, जैसा सोचा था बिल्कुल उलट यहाँ पर है। ना जाने इन लोगों के चेहरे में क्या है, पर लोगों को देखकर लगता नहीं है कि लोग मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये सुन प्रीतम बोलता है, कभी कभी सामने वाले का जो चेहरा होता है जस्ट उससे उनका बिहेवियर होता है। ये सुन स्वरा बोलती है, इसीलिए तो मैं सावधान हूँ, पर मुझे रूहान की बहुत याद आ रही है। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाए और बोलती है, कैसा है वह? ये सुन प्रीतम अपने पास सोए हुए ही बोलता है, तुमको बहुत याद करता है। प्रीतम बोला, रूहान के बारे में उन सभी को पता है। ये सुन स्वरा बोलती है, नहीं उन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता, और मैं चाहती भी नहीं कि पता चले। तभी स्वरा को कुछ आहट महसूस होती है। वह तुरंत प्रीतम से बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कह कॉल कट कर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो विराट उसे हाथ बांधे खड़ा दिखता है। विराट को देख स्वरा 2 कदम पीछे हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? ग्रेटर देन क्या किसी की ऐसी बातें सुनते हैं? यह उसमें विराट हाथ बांधते हुए बोलता है, कितनी बदल गई हो तुम, पहले तो आप, अब तुम, वैसे ये प्रोग्रेस अच्छा है, मुझे पसंद आया। ये सुन स्वरा उसे घूरते हुए बोलती है, अपनी बकवास अपने पास रखिए। ये बोल जाने लगती है तो विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब खींच लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वह समझ नहीं पाती। तभी जब स्वरा होश में आती है वह चिल्लाकर बोलती है, विराट आप मेरा हाथ छोड़ें। लेकिन विराट उसके आंखों में देखते हुए उसके थोड़े करीब आने लगता है तो स्वरा हाथ छुड़ाते हुए पीछे जाने को होती है और उससे ज्यादा कदम विराट बढ़ा रहा था। तभी स्वरा पीछे जाते हुए रेलिंग से टिक जाती है। तभी विराट उसके पास आते हुए बोलता है, इन हाथों को तो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, बस तुम ऐसे छुड़ाने की कोशिश मत किया करो। ये सुन स्वरा उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलती है, विराट भूलिए मत, हम आपके भाई की वाइफ है और आपके छोटे भाई की वाइफ होने लगते आपको शर्म आनी चाहिए। ये सुन विराट एक झटके से स्वरा की खुली कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लेता है और अपने हाथ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, हमने पहले भी आपसे कहा था हमारी मोहब्बत किसी रिश्ते के जुड़ने से वह अलग नहीं हो जाएगी। आप पहले भी मोहब्बत थी, अब भी है और हमेशा रहेंगी। हमने कभी आपको उस नजरिया से नहीं देखा कि आप मेरे भाई की वाइफ है। हमने आपको हमेशा अपनी मोहब्बत की नजर से देखा है और आपको पाने का जुनून हमेशा हम पर था। हम तो आपको अपने भाई से भी छीन लेते, पर उस अधिराज ने आपको न जाने कहाँ छुपा कर रख दिया था। ये सुन स्वरा अपने गाल पर से उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, आपके भाई आपको देवता मानते थे, पर उनको क्या पता था कि उनका भाई उनकी ही बीवी पर अपनी गंदी नजर रखता है। अच्छा हुआ कि आज वह इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो वह तो जीते जी मर जाते। उसकी यह बात सुन विराट गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसके चेहरे पर हाथ कसते हुए बोलता है, स्वरा अपने जवान को संभाल कर बात करिए।
अगर हमारी नियत हमारी नजरें इतनी ही गंदी होती तो हम न जाने कब का आपके आबरू को छू चुके होते और आप अब तक इस तरह नहीं होती। हमें रिश्तों का भी लिहाज था और अपनी मोहब्बत के पाक रिश्तों पर भी। पर लगता है आपको हमारी मोहब्बत को समझ नहीं आती है। तो ठीक है, आज मैं आपको अपने प्यार और अपने करीबी को महसूस करवाता हूँ। जब आपने हम पर वह दाग लग ही दिया तो वह भी मंजूर, यह कि उसे खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। स्वरा जो इन सभी के लिए तैयार नहीं थी, वह जैसे ही होश में आती है वह उसे खुद से दूर करने लगती है। पर विराट उसे नहीं छोड़ता और अभी जो उसने अपने मोहब्बत और गुस्से की जिद में स्वरा के होठों को छुआ था, इस एहसास को पाने के लिए न जाने उसने कितने समय तक इंतजार किया था। वह उस एहसास में बहकता चला जाता है और वह उसे काफी पैशनेट होकर किस करने लगता है। स्वरा जो हाथ मारते मारते थक चुकी थी वह खुद को ढीला छोड़ देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी आंसुओं की छून जब खुद पर विराट को महसूस होती है तो विराट उसे छोड़ देता है और उसे देख बोलता है, तो यह है मेरी मोहब्बत जो रिश्ते के लिए लिहाज में मैंने कभी पार नहीं की। पर अब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम्हें मेरा होकर रहना होगा और मेरे पास भी। क्योंकि मैं जिस इंसान के लिए तुम्हें जाने दिया अब वह इंसान भी नहीं है और ऋषु की भी आखिरी इच्छा थी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, तो फिर मेरे साथ ही क्यों नहीं। स्वरा नम आंखों से सिर्फ विराट को देखे जा रही थी। ये वही जिद्दी इंसान था जिसकी जीत से बचने के लिए वह सारे रिश्ते नाते छोड़कर भाग चुकी थी। तभी स्वरा को एहसास होता है कि अभी उसके साथ क्या क्या हुआ है। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपने होठों को पोंछने लगती है। ये देख विराट उसके करीब आता है और उसके हाथों को पकड़ उसे देखते हुए बोलता है, इस एहसास को मैंने तुम्हारे दिल में इतना उतार दिया है कि तुम चाहो तब भी अपनी जगन से मिटा नहीं पाओगी और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये बोल वहां से चला जाता है। स्वरा धम्म से वहीं पर बैठ जाती है और खुद को ही समेत सिसकने लगती है और खुद से ही कहती है, ऋषु हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी। क्यों चले गए तुम, क्यों? आज तुम होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह वह रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी दिनकर राजावत हाउस में अपने अपने कमरे में चले गए थे, पर वही नीरज अपने कमरे में खड़ा था। तभी पीछे से शिल्पा आते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हराम की रोटी तोड़ने आए हो। ये सुन नीरज पीछे देख गुस्से में बोलता है, कहना क्या चाहती है आप? ये सुनते ही शिल्पा वहां बैठते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आकर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जिससे वह अधिराज और वह लड़की सभी की नजरों में गिरेंगे, पर तुम तो यहाँ आकर जैसे जम ही गए हो। ये सुन नीरज उन्हें देखते हुए वही सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वही रखे शराब को गिलास में डालते हुए होठों पर लगा एक शिप लेते हुए बोलता है, मामी जी वैसे सोचा तो मैंने भी नहीं था, बहुत कुछ सोचा था, पर क्या है ना उसे तकलीफ देने की इच्छा नहीं हो रही। ये सुन शिल्पा आंखें छोटी कर बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? ये सुन नीरज एक पैर 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 रखते हुए बोलता है, दिल आ गया है उस पर हमारा। ये सुनते ही शिल्पा हैरानी से बोली, सच में? ये सुन नीरज अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, पूरी की पूरी कोहिनूर है और मैं कीमती चीजों को अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुन शिल्पा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है क्या सब इतना आसान है? ये सुन नीरज शराब की घूंट को अपने गले के नीचे उतारते हुए बोलता है, आप बस मेरा साथ दीजिए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। ये बोल उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वही शिल्पा खुद से ही कहती है, बहुत मेरी बेइज्जती की थी ना तूने आरू, अब देख अब कैसे खुद को बचाएगी जब एक राक्षस इसी घर में तुम पर नजर घड़घड़ाया है। वही शिल्पा चली जाती है और नीरज सर सोफे पर टिकाते हुए खुद से बोलता है, बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरी बाहों में मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होगी और तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वह आरू की छवि को खुद के अंदर समाने लगता है। एपिसोड 157, आरू अधिराज करीबी लवमेक, आपने किसी का खून किया है। अब आगे आरू जब अपने कमरे में जाती है तो उसे अधिराज वही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम करते हुए दिखता है। आरू एक नजर खड़ी होकर अधिराज को घूरती है। लगभग 10 सेकंड बाद जब अधिराज को फील होता है कि कोई उसे बुरी तरह से घूर रहा है तो वह अपनी पूरी नजरें घुमाता है तो आरू मुंह बनाकर वहां से वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से वह अपने चेहरे को पोंछते हुए ही बाहर आती है और फिर प्रोजेक्ट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह एक थाई तक लॉन्ग शर्ट पहन करके और अपने बालों को जुड़ा बनाकर बाहर आती है और फिर आईने के सामने बैठ जाती है और फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर अपने चेहरे गर्दन हाथों पर लगने लगती है। वही अधिराज जो अब तक काफी सीरियस होकर काम कर रहा था, उसके हाथ काम करते हुए रुक जाते हैं और वही तक आरू को ही देखे जा रहा था। ऐसे देख उसका गला सूखने लगता है और वह खुद को कंट्रोल करता है और फिर से अपनी नजर नीचे कर काम करने लगता है। वही आरू तिरछी नजरों से उसे देखती है। दरअसल आरू अधिराज से आज बहुत नाराज थी। उसने नहीं आइसक्रीम खिलाई नहीं कुछ और उन दोनों में तब तक कोई बात नहीं हुई थी। वही आरू उसे सेड्यूस कर खुद से दूर कर उसे एहसास दिलाना चाहती थी, यदि किसी चीज की इंसान को तलब हो और वह ना मिले तो इंसान को कैसा लगता है। पर उसे क्या पता था अधिराज जब तक खुद ना चाहे उसका कंट्रोल कोई नहीं तोड़ सकता था। तभी आरू गुस्से में जाकर बिस्तर पर बैठती है और कंबल ओढ़कर लेट जाती है। तभी उसके रूम का डोर खटखटाया जाता है। ये देख आरू कंबल नीचे कर झांकती है तो अधिराज उठकर डोर खोलता है तो सामने काका थे और उनके हाथ में एक बॉक्स था। अधिराज उस बॉक्स को लेकर दरवाजा लॉक कर देता है और अपने सामने सेंटर टेबल पर रख अपना लैपटॉप पैर पर रख बोलता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी आइसक्रीम आ चुकी है, आकर खा लो। इन कुछ घंटे में अब जाकर अधिराज ने कुछ बोला था, पर आरू तो आरू थी, बिना अकड़ दिखाए कैसे रह सकती थी। वह बिस्तर में ही लेटे हुए बोलती है, मुझे नहीं खानी आपकी आइसक्रीम। अधिराज बोलता है, एज यू विश। आरू चुपचाप बिस्तर में लेटी रहती है। वही अधिराज अपना चुपचाप काम करता है। तभी आरू उठती है और उसके पास से जाकर आइसक्रीम का डब्बा उठाकर बेड पर लेकर बैठ जाती है। यह अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपनी नजर उठाकर उसे देख बोलता है, तुम तो आइसक्रीम नहीं खाने वाली थी। ये सुनते ही आरू घुरते हुए बोलती है, हाँ लड़ाई मेरे और आरू में है, इसमें इस बेचारी आइसक्रीम का क्या दोष। ये बेचारी पिघल जाएगी तो इसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इससे अच्छा कि मैं इसे उसे पेट में रख लूं। ये बोल आइसक्रीम को खोल एक चम्मच अपने मुंह डाल आंखें बंद कर लेती है। तभी अधिराज उसे घुरते हुए बोलता है, पूरा डब्बा नहीं खाना है। ये सुन आरू बोलती है, मैं बस थोड़ा सा खा रही हूँ। वही अधिराज जो कब से ईमेल कर रहा था और उसमें लग जाता है। तभी 5 मिनट के बाद उसे आरू की धकार सुनाई देती है। ये देखकर वह उसकी तरफ देख आंखें छोटी कर बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम थोड़ा सा खाओगी। ये सुन आरू दांत दिखाते हुए बोली, वह क्या है ना, मैंने सोचा इसे बचाकर फेंकने से अच्छा है कि मैं इसे अपने पेट में डाल दूं।
इसे भी अच्छा लगेगा कि इसकी इज्जत हुई है और मुझे भी। उसके बिना सिर पैर की बातें सुन अधिराज उसे सिर्फ घूरता रह जाता है और बोलता है, और मैं आइसक्रीम कैसे खाऊं? ये सुनते ही आरू आंखें बड़ी कर बोली, क्या आपको भी आइसक्रीम खानी थी? क्या आप खाते हैं? पर अब तो खत्म हो गई है। ये सुन अधिराज बोलता है, क्या मैं तुम्हें गाय भैंस दिखता हूँ? ये सुन आरू ना में सिर हिला बोली, आप तो मॉन्स्टर हो। ये सुन अधिराज बोलता है, मैं मॉन्स्टर हूँ और तुम्हें पता है इस मॉन्स्टर को भी आइसक्रीम पसंद है और अब तो तुमने खत्म कर दी, बट इट्स ओके, मैं फिर भी आइसक्रीम को टेस्ट कर लेता हूँ। ये बोल वह अपने लैपटॉप से ईमेल भेज उसे बंद करता है और आरू की तरफ आते हुए बोलता है, वैसे आइसक्रीम कैसा था? ये सुनते ही आरू चाहते हुए बोलती है, बेहद टेस्टी, पर सॉरी आपको नहीं बच पाया। ये सुनकर अधिराज उसके पास आकर अपने लैपटॉप साइड में रख बोलता है, तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? ये सुन आरू जो बिस्तर पर बैठी थी वह अपने गाल पर हाथ रख उंगली से टैप करते हुए बोली, नहीं, आपने मुझे आइसक्रीम दे दी तो मैं मान गई। ऐसे ही बीवियों की बात माना करो। ये कहती ही है तब तक अधिराज बेड पर बैठ जाता है और नाइट बल्ब जलाता है और आरू को लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। आरू नाइट बल्ब में अधिराज को की देखी जा रही थी। वह कुछ कह पाती तब तक अधिराज उसके होठों पर अपने होंठ रख चुका था। लगभग 5 मिनट तक अधिराज और आरू के होंठ एक दूसरे में उलझे हुए थे, जिसमें कि अधिराज कभी उसके अपर लिप्स तो कभी लोअर लिप्स को बेहद सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे आरू को काफी गुदगुदी सी हो रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद अधिराज अपने होठों को दूर करते हुए बोलता है, इट्स रियली नाइस टेस्ट। ये सुन आरू उसे बस घूरते रह जाती है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अधिराज ने उसके खुले पैरों पर अपने हाथ चलाने लगता है और हाथ चलते हुए वह उसकी थाई तक आते हुए शर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है। यह महसूस होते ही आरू मचलते हुए बोली, डेविल नो, यह क्या कर रहे हो आप? ये सुन अधिराज अपनी आंखें बंद कर आरू के गर्दन में अपना चेहरा डाल उस पर अपने होंठ फिराते हुए बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? अधिराज ये बात इतनी ज्यादा सेडिक्टिव तरह से बोलता है कि आप है तो उसके बातों से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही अधिराज एक हल्की बाइट उसकी गर्दन पर कर देता है, इससे आरू की आह निकल जाती है। तभी आरू बोलती है, डेविल नहीं, अभी नहीं। ये सुनते ही अधिराज वैसे ही गर्दन में चेहरा डाल अपने होठों को उसके कान के पास ले जाते हुए बोलता है, हमें काफी समय हो गया है एक दूसरे के पास आए हुए। आरू अधिराज को देखने लगती है जो सिर उठाकर उसे ही देख रहा था। तभी आरू हल्की आवाज में बोलती है, इट्स हर्टिंग। ये सुन अधिराज आरू के माथे को चुम बोलता है, मैं ट्राई करूंगा, तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। ये बोल उसके गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। वही आरू भी इस एहसास को पाकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अधिराज के होठ आरू के गर्दन से होते हुए उसके चेहरे तो कभी उसके होठों तक का सफर तय कर रहा था। अधिराज के हाथ आलू के हाथों में कैसे हुए थे? वही आरू सिर्फ आंखें बंद कर गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी अधिराज अपने एक हाथों को छोड़ आलू की पूरे बॉडी पर मूव करने लगता है, जिससे आरू की सांस और भारी हो जाती है। आरू के भी हाथ अधिराज के शर्ट पर चले जाते हैं और वह उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। कुछ ही देर में उन लोग के कपड़े इधर उधर बिखरे थे और दोनों की ही उस प्यार की सुकून में खो चुके थे। लगभग 2 घंटे बाद अधिराज आरू के ऊपर से हटता है और साइड में लेट जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है। वह आरू को देखता है जो किसी बेजान सी गुड़िया की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी। लगभग 5 मिनट बाद अधिराज आरू की तरफ देखता है और उसे आवाज देता है, आरू। आरू जो आंखें बंद की हुई थी वह धीरे से बोलती है, हूँ। तभी अधिराज बोलता है, शॉवर लेने चलोगी? ये सुन आरू ना में सिर हिलाती है। ये देख अधिराज उठता है और अपने लोअर पहन बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर एक कपड़े लाकर जो कि पानी से भीगा हुआ था वह आरू को क्लीन करता है और फिर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और आंखें बंद कर वैसे ही लेटा हुआ था। आरू अधिराज के ऊपर उसके सीने पर सोई हुई थी और अधिराज उसके बालों को सहला रहा था। तभी आरू बोलती है, डेविल। ये सुन अधिराज सिर नीचे करता है तो आरू उसकी तरफ देखकर बोलती है, एक बात पूछूं? ये सुन अधिराज उसे इशारे में हाँ करता है तो आरू बोलती है, क्या आप एक माफिया है? क्या आपने किसी का खून किया है? ये सुनते ही अधिराज आरू को देखने लगता है। एपिसोड 158, एक बॉस एम्प्लॉय के करीब नहीं आ सकता, नीरज को सबक। अब आगे आरू के ये पूछे जाने पर कि आप एक माफिया हो, क्या आपने किसी का खून किया है? ये सुन अधिराज आरू को देखने लगता है जो उसे ही लगातार देख रही थी। शायद वह अधिराज की आंखों को पढ़ना चाहती थी। शायद वह उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी कि उसके बातों से अधिराज पर क्या असर होता है। पर वह शायद भूल गई थी कि जिसे वह डेविल कहती है वह सच में डेविल इंसान है और वह अपने आंखों के भाव किसी को पढ़ने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही अधिराज आरू के बाल उसके चेहरे से पीछे करते हुए कहता है जो कि पसीने से चिपक चुके थे। वह उसके चेहरे को हाथ में लेकर बोलता है, ये सवाल क्यों? क्या तुमने मुझे किसी का खून करते हुए देखा है? ये सुन आरू ना में सिर हिलाती है और बोलती है, नहीं, वह क्या है कि मैंने स्टोरी में पढ़ी है और सुना भी है कि लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उसके पीछे वह एक माफिया लीडर भी होते हैं। वह क्या है ना कि इतने सक्सेस वह ऐसे ही थोड़े ना बनते हैं। किसी को मारना, किसी को बेचना, गलत गलत काम। ये कहते हुए वह लगातार अधिराज को देखे जा रही थी। अधिराज आरू को देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वह मुस्कान बाहर बिल्कुल नहीं पता चलने देता। वह आरू की मासूमियत पर उसे देख रहा था और खुद से सोचता है, तुम तब तक कुछ पता नहीं कर पाओगी जब तक कि मैं तुम्हें खुद पता न करने दूं। तुम मेरे बारे में जानोगे पर अभी नहीं, क्योंकि तुम मेरे बारे में जानोगी तो सह नहीं पाओगी और उसे सहने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। तुम भले ही खुद को स्ट्रांग दिखाती हो पर मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। ये सब बोल वह आरू को देखे जा रहा था और वह उसे देखते हुए बोलता है, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मैं कभी कोई गलत काम या गलत तरीके से नहीं करता। इससे ज्यादा वह कोई जवाब नहीं देता बल्कि आरू को खींचकर अपने सीने पर उसका सर रख लेता है। वही आरू खुद से कहती है, मैं इतने दिन से ऑफिस में जा रही हूँ और हर कोशिश कर रही हूँ आपके बारे में पता करने का, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा और आपको देखकर भी नहीं लगता कि आप कभी ऐसा कुछ करते हैं। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि आपने न जाने कितनों का खून किया है? गलतफहमी तो उन्हें भी हो सकती है। ये सब आरू सोचे जा रही थी। फिर खुद से ही कहती है, पर यदि यह सच हुआ तो? ये बोलने के साथ साथ उसकी पकड़ अधिराज पर कस जाती है और फिर खुद को ही मनाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मेरा डेविल सिर्फ नाम से डेविल है, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं इसे प्रूव करूंगी और जो भी इसके पीछे है उसे मैं सजा दिलाकर रहूंगी। वही अधिराज ऊपर सीलिंग को देखते हुए कुछ तो सोच रहा था और खुद से ही कहता है, तुम्हारे दिमाग में हमारे परिवार के प्रति जो इंसान भर रहा है बस उसका एक बार पता चल जाए, उसके बाद उसे मैं अपने तरह से समझाऊंगा।
अगली सुबह आज संडे था और सभी ने प्लान बनाया था कि आज सभी पार्क में घूमने जाएंगे क्योंकि आरू के भी ऑफिस का हाफ डे संडे की वजह से चलने वाला था। आरू जो सुबह ही उठ गई थी वह किचन में प्रीता के साथ नाश्ता बनाने में पूरा हेल्प कर रही थी। अब इसे आरू की जिम्मेदारी समझे या कुछ और पर वह हर कोशिश कर रही थी। इससे घर वालों को काफी अच्छा भी लगता था। वह नहीं चाहते थे कि आरू काम करे पर आरू का इस तरह करना उन्हें उसकी जिम्मेदारियां दिख रहा था जो उन्हें आरू इस समय बड़ी नजर आ रही थी। वही आरू को प्रीता देखकर कहती है, और तुझे नहीं लगता कम से कम आज के दिन तुझे कुछ ढंग के कपड़े पहनना चाहिए था। ये सुन आरू खुद को देखती है। उसने इस समय शर्ट और जीन्स पहनी थी। वह प्रीता को देखकर बोलती है, तुझे नहीं लगता कि मैंने हमेशा की अपेक्षा फुल कपड़े पहने हैं, अब क्या प्रॉब्लम है। तभी वहां पर श्रुति आते हुए बोलती है, हाँ बता कहाँ यह इतने छोटे कपड़े पहनती, कहाँ इसने फुल कपड़े पहने हैं, ये प्रोग्रेस तो हुआ ही है ना। उसकी यह बातें सुन आरू जो प्रीता के कहने पर सब्जी चला रही थी अब पलटा दिखाते हुए बोलती है, देख आज के दिन मेरा मूड मत खराब करियो, कहीं ऐसा ना कि मैं तेरा मुंह सुजा दूं। ये सुन श्रुति उसे जीभ दिखाते हुए बोलती है, हाँ सच्चाई तो बुरी लगती ही है। ये सुन आरू उसके पीछे दौड़ती कि प्रीता उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या उसके पीछे छोटी छोटी बातों पर लग जाती हो। तभी वहां पर प्रियांशु जम्हाई लेते हुए किचन में आता है और किचन के स्लैब पर बैठते हुए बोलता है, आरू मेरे लिए एक कप एकदम स्ट्रांग वाली कॉफी तो बनाना। ये सुन श्रुति और प्रीता एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं क्योंकि आरू का चेहरा पूरा तमतमाया हुआ था। वह प्रियांशु को देखकर घुरते बोलती है, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। ये सुन प्रियांशु उसे देखते हुए बोला, इस घर की बड़ी बहुरानी और मेरी भाभी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने देवर के लिए एक कॉफी बनाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। ये सुन आरू चिढ़कर बोली, उस कॉफी में जहर मिलाकर ना दे दूं, चुपचाप खुद बना, मैं नहीं देने वाली। ये सुन प्रियांशु अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, बेदर्द दुनिया एक कप कॉफी भी नसीब नहीं हो रही है, अब क्या ही होगा मेरा। आज तो मुझे कॉफी में जहर मिलाने की बात कर रही है, एक दिन आएगा जब मैं ऐसे ही आंखें बंद कर पड़ जाऊंगा तो तू तड़प तड़प कर रोएगी। यह सुन आरू उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, जा मैं देख लूंगी, मैं नहीं रोने वाली। सभी अपने हंसी मजाक में लगे हुए थे। तभी वहां पूजा आते हुए बोलती है, तुम सभी की हंसी मजाक हो गई हो तो नाश्ता तैयार है, सभी लोग आ गए हैं। ये सुनते ही प्रीता बोलती है, चाची 10 मिनट और हम आते हैं। ये सुन पूजा हाँ में सिर हिला चली जाती है। वही श्रुति धीरे से निकलने को होती है कि आरू उसका बाल पकड़कर पीछे खींचते हुए बोलती है, कामचोर चल, जितना भी बना हुआ आइटम है उसको जाकर डाइनिंग टेबल पर रख। ये सुन श्रुति कुछ बोलती तभी उसकी नजर सामने बैठे राधिका पर जाती है तो उसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि उसके पीछे से भैरव आ रहा था। भैरव आता है तो एक चेयर खींचकर बैठता है। भैरव भी इस घर के बेटे से कम नहीं था पर वह अपनी ड्यूटी को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता था। तभी श्रुति उन सभी को देखते हुए बोली, अरे मैं खाना रखना दी क्या, मैं तो सभी को खाना भी परोसने वाली हूँ। अब मैं अपनी दोस्त की इतनी तो मदद तो कर ही सकती हूँ। ये बोल खाना उठाकर ले जाने लगती है। तीनों एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तभी आरू की नजर सामने बैठे भैरव पर जाती है तो वह हंसते हुए प्रीता से बोलती है, अरे हमारी श्रुति मैडम के क्रश भी वहीं बैठे हुए हैं। ये सुन तीनों झांकते हैं और तीनों को ही समझ आ जाता है कि श्रुति क्या करने वाली है। कुछ देर में सभी वहां पर ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचते हैं। वहीं अब तक अधिराज भी वहां आ चुका था। अधिराज की नजर आरू पर जाती है तो वह उसे एक नजर देखता है। तभी आरू की नजर अधिराज पर जाती है पर वह अपनी नजरें झुका लेती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर वह अपने स्माइल को छुपाना शायद काफी अच्छे से जानता था। पर उसी की चेयर छोड़ बगल में बैठा विक्रम की भी नजर अधिराज की स्माइल को देख चुकी थी। वह धीरे से राधिका को केहूनी से हिलाते हुए वह उसके कानों में धीरे से बोलते हैं, उधर देखो कुछ ज्यादा ही लवी डवी चल रहा है, लगता है हमें जल्द ही दादा दादी बनने की खुशखबरी मिलेगी। ये सुनते ही राधिका उन्हें आंखों से ही घूरती है तो विक्रम अपना गला का खरासते हुए अपने थाली में देखने लगते हैं और मन ही मन बोलते हैं, न जाने कैसी बीवी मिली है, थोड़ा सा भी रोमांटिक नहीं होती। वहीं उनकी बात सुन बगल में बैठा आदित्य बोलता है, बड़े पापा पर आप तो रोमांटिक हो, तो सच्ची सच्ची बताओ इस हिटलर से आप रोमांस कैसे करते थे। ये सुनते ही विक्रम आदित्य को घूरते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब सवाल पूछने की। ये सुन आदित्य सकपका जाता है। तभी विक्रम जी धीरे से उसके कान के पास पहुंचकर बोलते हैं, बेवकूफ, ये सारी बातें प्राइवेट में करनी चाहिए। ये सुनते ही आदित्य की हंसी निकल जाती है। वही बगल में बैठा अधिराज सब कुछ सुन रहा था। वही सब कुछ राधिका भी सुन रही थी और वह विक्रम को घूरते हुए नजर से देखती है। जब देखती है कि वह चुप नहीं हो रहे हैं तो धीरे से उनके हाथों में चिकोटी काटती है और आंखों से धीरेन्द्र जी की तरफ इशारा करती है। ये देखते ही विक्रम जी सही से बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी बातें लगभग वहां पर सभी कोई सुन रहा था क्योंकि सभी आसपास ही बैठे थे। वही धीरेन्द्र जी विक्रम को देखते हुए बोलते हैं, मेरे हिसाब से तुम काफी जवानी में ही घर पर बुदे बनकर बैठे हो, तुम्हें भी ऑफिस में जाना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। ये सुनते ही विक्रम कुछ कहता तभी वहां पर नीरज आते हुए बोलता है, हाँ नानू, मेरे हिसाब से मामू भी अगर ऑफिस पर जाएंगे तो वह भी वहां पर बिगनर ही होंगे। पहले इंटरव्यू देना, फिर जॉब करना, नौकरी करना, क्योंकि इस घर का रोल है कि चाहे कंपनी से कितना भी रिलेटेड हो उसे जॉब पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नीरज ये बात राधिका को सुनाकर और अधिराज को सुनाकर बोलता है क्योंकि उसे इस बात का काफी बुरा भी लगा था और उसने इंटरव्यू देने की कोशिश किया था पर वहां की स्ट्रिक्ट इंटरव्यू होने की वजह से उसे कोई ऊंची पोस्ट पर जॉब नहीं मिल रही थी और नीचे पोस्ट पर जॉब करना उसे अपनी तौहीन लग रही थी। ये बात सुनते ही राधिका नीरज को देख बड़े रूड तरीके में बोलती है, विक्रम सिंह राजावत, राजावत से रिलेटेड नहीं, नीरज खुराना, वह राजावत कंपनी के मालिक हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि मलिक के लिए इंटरव्यू शोभा नहीं देगा। ये सुन नीरज कुछ बोल नहीं पाता। राधिका ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि विक्रम राजावत है और वह खुराना है। वही विक्रम एक नजर नीरज को घूरकर फिर अपने मस्त मौला अंदाज में बोलता है, अरे भाई जल्दी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। वही सभी खाना लेकर आते हैं और परोसते हैं। तभी श्रुति जाकर अधिराज की थाली में खाना डाल उसी के बाएं साइड बैठे भैरव की थाली में खाना परोसती है। अब खाना परोसते हुए वह इतनी ज्यादा झुकती है कि वह उसके चेहरे की एकदम करीब जाती है। ये देख भैरव के हाथों की मुठिया कट जाती है। वह एक बार नजर इधर उधर करता है तो देखता है कि सभी के चेहरे इस समय अपने खाना पर थे तो वह अपनी नजरें घुमाकर उसे घुरता है, पर घूमने से दोनों बेहद करीब हो गए थे। वही ये देख भैरव कुछ कहता तभी श्रुति पीछे हो जाती है और खाना आगे परोसने लगती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वैसे ही सभी लोग नाश्ता करते हैं और बीच बीच में श्रुति अपनी हरकतों से भैरव को परेशान किया जा रही थी। पर इन सब में कोई और भी था जिसकी नजर एक टक आरू पर बनी थी और कोई और नहीं, नीरज, जिसे शायद अधिराज ने भी नोटिस कर लिया था।
थोड़ी देर बाद सभी डिनर कर लेते हैं। तभी अधिराज भैरव से चलने के लिए बोलता है। भैरव उठकर वहां से तुरंत जाने लगता है, जैसे वह इसी फिराक में था। तभी उसे राधिका की आवाज आती है, भैरव हमें आपसे कुछ काम है। ये बोल अधिराज को देखती है तो अधिराज अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही कमरे से बाहर अधिराज जाता है और एक नजर आरू को देख वह बाहर निकल जाता है। वही नीरज भी वहां से बाहर निकलता है। तभी वह डोर से निकलता ही है कि अचानक वह स्लिप हो जाता है और स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। वही पीछे से आ रही आरू, श्रुति, प्रियांशु तीनों की ही हंसी निकल जाती है। हंसी सुन और खुद को गिरा देख नीरज के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी अधिराज जो वहीं पर खड़ा था वह धीरे कदमों से उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ खींचकर उठाते हुए उसके पास जाकर बोलता है, ये तुम्हारे लिए सीख है कि तुम अपनी आदत से सुधर जाओ। जब मेरी बीवी के देखने भर से तुम्हारी यह हालत है तो सोचो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदा ख्याल आया भी तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये बोल उसके पीठ को थपथपाते हुए वहां से चला जाता है। वही नीरज दांत पीसते हुए अधिराज को जाते हुए देख रहा था और खुद से ही कहता है, आज तेरा दिन है, कल मेरा दिन आएगा। देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। बहुत से दुश्मन तेरे मैंने बनाए हैं। अब कितने लोगों से तू बचेगा और सबको बचाएगा। ये बोल वहां से निकल जाता है। वही कुछ देर बाद रूही ऑफिस चली जाती है। ऑफिस रोज की तरह उसके लिए बोरिंग ही होती है, पर आज सौम्या ने उसे डांट कर अपने पास रखा था और उसे सब कुछ समझने को बोलती है। पर आरू का मिशन तो यहाँ आने का कुछ और ही था। तभी वह सौम्या से बोलती है, वैसे मैं जाती हूँ अपने हबी से मिलने, देखूं जरा मेरा हबी क्या कर रहा है। ये सुनते ही सौम्या से उसे घूरकर बोलती है, मैडम ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे हबी बाहर मीटिंग के लिए गए हैं। ये सुनकर आरू आंखें छोटी कर बोली, तुझे सारी खबर रहती है। ये सुन सौम्या बोलती है, हाँ क्योंकि मैंने सुना, क्योंकि तेरे भाई भी उन्हीं के साथ गए हैं। आज हाफ डे होने के बाद आरू और सौम्या दोनों ही जाकर काव्या के केबिन में जाते हैं। काव्या अपनी काम कर रही थी। काव्या उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और दोनों भी जाकर उसके पास बैठती है। तभी आरू बोली, आप कौन सी डिपार्टमेंट बैठ गए हो, अगर आप भी ऊपर वाले फ्लोर होते हैं तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मैं आपके पास ही आ जाती है। ये सुन काव्या अपनी फाइल को समेटते हुए बोलती है, हाँ तो मेरा डिपार्टमेंट दूसरा है और तुम सभी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए हो। ये बोल वह फाइल को एक इकट्ठा कर बोलती है, मैं इसे सर के पास लेकर जाती हूँ, फिर मैं तुम सभी के साथ चलती हूँ। दोनों हाँ में सिर हिलाती हैं। तभी काव्या मैनेजर के पास जाते हुए बोलती है, सर ये फाइल सर के पास पहुंचानी थी। ये सुन मैनेजर बोलता है, पर सर तो यहाँ से मीटिंग के लिए जा चुके हैं, एक काम करो तुम जाकर इसे डायरेक्टर सर के कैबिन में रख दो क्योंकि यह इंपॉर्टेंट फाइल है और तुम हैंड ओवर करोगी तो इसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये सुन काव्या पूछती है, सर डायरेक्टर सर का केबिन कौन सा है। तो मैनेजर इशारा करता है तो काव्या उस रूम की तरफ चली जाती है। काव्या जब उसे केबिन का दरवाजा खटखटाती है तो उसमें से एक आवाज आती है, कमिंग। यह आवाज सुनते ही एक पल के लिए काव्या के पैर जम से जाते हैं, पर फिर भी वह अंदर जाती है और सामने एक शख्स जो कि कोई और नहीं आदित्य था, जो सर नीचे करके हुए अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी सामने किसी को कुछ न देख वह नजर उठाकर देखता है तो वहां पर काव्या खड़ी थी। वह लगभग 20 सेकंड तक काव्या को देखता है तो काव्या जो आदित्य को ही देख रही थी वह अपनी नजर झुका बोलती है, सर यह फाइल है, सर को देना था, सर चले गए थे तो मैनेजर ने आपको देने को कहा। ये कह वह फाइल को डेस्क पर रखती है और वह जल्दी से जाने को बढ़ती है। तभी अचानक उसकी टक्कर डोर पर हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि डोर खुला ही है और डोर तो तुरंत बंद हो चुकी थी। उसे टक्कर लगने से उसकी मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है। उसकी चोट लगते ही आदित्य उतने ही फुर्ती से उठता है और काव्या के पीछे खड़ा होकर कुछ बोलने को होता है। तभी वह मुड़ती है तो वह आदित्य से फिर से टकरा जाती है। तभी आदित्य उसके माथे पर हाथ रख बोलता है, क्या हुआ, कुछ ज्यादा चोट लग गई। ये बोल उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, रुको देखने दो। ये बोल उसके माथे को देखने लगता है। वही काव्या उसे देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो उससे दूर होते हुए बोलती है, चोट ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, वहां पर थोड़ी स्वेलिंग से आ गई है। ये सुन काव्या उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, सर मैं देख लूंगी। यह कि वह जाने लगती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़ खुद के सामने कर बोला, काव्या तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। ये सुनते ही काव्या अपना हाथ झटके में छुड़ाकर बोलती है, सर ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, आप बॉस हैं और मैं एक एम्प्लॉयर, आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं। ये कह वह उसे खुद से दूर करती है। ये देख आदित्य बोलता है, बॉस एम्प्लॉय, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम दोनों कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये सुन काव्या उसे खुद से दूर कर केबिन का दरवाजा खोलते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या हम पहले एक दूसरे से मिले हैं। सॉरी वह क्या है मुझे याद नहीं। ये सुन आदित्य बस उसे देखता रह जाता है और काव्या वहां से केबिन बंद कर निकल जाती है। निकलने के बाद ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है और वह अपने आंसू को पोंछते हुए जाती है। सामने उसे आरू और सौम्या दिख जाती है। वह दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो। दोनों ही उसके साथ निकल जाती है। वही आदित्य खिड़की से उसे आरू और सौम्या के साथ जाते हुए देखता रह जाता है और खुद से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बदल जाओगी। एपिसोड 159, आरू का किडनैप, प्रिया का रिति को सुनाना। आदित्य उन तीनों को जाता हुआ देखता रहता है। उन सभी ने एक ऑटो रोका और उसमें बैठ वह अपने डेस्टिनेशन के लिए चली गई। कुछ देर में उनकी ऑटो एक बहुत बड़े पार्क के मेन गेट पर पहुंचती है। वह पार्क बाहर से ही काफी बड़ा दिख रहा था। उसके अगल बगल कई होटल और मॉल भी थे क्योंकि पार्क में घूमने आने की वजह से सभी या तो होटल में रेस्ट करते या फिर शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते थे। वह सभी ऑटो से उतरते हैं तभी वहां का गार्ड उन्हें रोक बोलता है, एक मिनट, क्या आप सभी के पास जाने का परमिशन कार्ड है। ये सुन काव्या सौम्या सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी आरू बोलती है, हाँ हमारा एक फ्रेंड है, वह पास लेकर आ रहा है, तब तक आप हमें अंदर जाने दीजिए। ये सुनते ही वह गार्ड एक बार उन तीनों को घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सभी को मैं बेवकूफ नजर आ जाता हूँ। ये काफी महंगे और एक्सपेंसिव एरिया है और यहाँ पर बिना किसी परमिशन कार्ड के तुम लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। ये दोस्त वाला बहाना न जाने कितनी बार कितने लोगों ने बनाई है और ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाकर अंदर चले गए हैं। ये सुन आरू कुछ बोलती तभी वहां पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से प्रियांशु, प्रीता, श्रुति, बरखा चारों ही निकलते हैं। ये देख आरू हाथ बांधकर एटीट्यूड में बोलती है, लीजिए आ गया हमारा